गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बच्चों पालापुर गांव की कहानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था पालापुर गांव की कहानी पार्ट 1 में कि उत्पादन का संगठन, उसके कारक बताए थे। तो आज हम उसके पालापुर गांव की खेती बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, भूमि स्थिर कैसी है। पालनपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों, जैसे कि पालनपुर में क्या होता है बच्चों, 75% क्या है उसकी, जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। तो वो 75% लोग कृषि करते हैं और वे किसान अथवा में काम करने वाले मजदूर हो जाते हैं और जिनकी जीविका क्या है, पूरी खेतों पर ही निर्भर करती है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि खेती करना एक कठिन कार्य है ना, और कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई का सामना करना होता है। और जो खेती उत्पादन में काम करने वाले भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है। ठीक है, भूमि स्थिर होगी तब तो हम कृषि करते हैं। हम उत्पादन के लगभग सभी कारक को घटा बढ़ा कर सकते हैं, किंतु भूमि क्षेत्र के साथ ऐसा संभव नहीं होता है ना। पालनपुर में वर्ष 1960 में जितनी भूमि क्षेत्र पर कृषि उत्पादन किया जाता है, आज लगभग 46 वर्ष बाद ही भूमि क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करना कोई तरीका है? हाँ, क्यों नहीं। हम एक ही फसल पर हम कई तरह की फसलें उगाते हैं। जैसे कि देखो, पालनपुर में क्या होता है, पालनपुर में जिस प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं और इन फसलों के लिए जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें देखते हुए यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गांव की तरह लगता है। इसमें इस प्रकार की भूमि क्षेत्र में वृद्धि की कोई संभावना ही नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, बरसात के मौसम में क्या खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, वो रबी मतलब गेहूँ की फसल उगाते हैं। और क्या होता है, बाद में क्या करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में क्या करते हैं, आलू की फसल उगाते हैं। ऐसे ही वो एक ही फसल पर तीन प्रकार की फसलें उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, पालनपुर गांव में एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें प्राप्त करना इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि वह इस गांव में जो कृत्रिम सिंचाई, जो उनकी जो उर्वरक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनकी जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। पालनपुर गांव देश के उन चंद गाँवों में से है जहाँ पर बिजली की सुविधा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पर बिजली की सुविधा होती है वहाँ तो खेती करना आसान होता है ना। जैसे जहाँ पर बिजली नहीं होती वहाँ पर क्या करते हैं, पानी की सिंचाई कहाँ से करते हैं, कुओं से करते हैं और नहरों से करते हैं। जहाँ पर बिजली की सिंचाई अच्छी है वहाँ पर क्या करते हैं, उनको से नलों से नलकूप से लेके क्या करते हैं सिंचाई। ठीक है, और 200 हेक्टेयर तक जूते और पूरे खेतों की सिंचाई कृत्रिम रूप से होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, जैसे कि बहुविधा फसल प्रणाली क्या होती है, बहुविधा फसल प्रणाली क्या होती है, जैसे कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने वाली को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। यह प्रणाली किसी एक निश्चित भूमि के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने के सबसे सरल तथा प्राचीन प्रणाली है। पालनपुर के किसान अपने भूमि के टुकड़े पर कम से कम एक साल में 2 फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पिछले 15-20 वर्षों में से पालनपुर के किसान तीसरी फसल क्या कर रहे हैं, आलू का उत्पादन कर रहे हैं। और 1960 के दशक में क्या करते हैं, वो इसी प्रकार इस खेती को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति के जन्म का वर्ष माना जाता है। इस वर्ष से भारतीय सरकार ने कृषि उत्पादन में अत्यधिक उत्पादन को इस योजना के माध्यम से प्राप्त करना चाहा। और जब सरकार ने किसानों को उच्च तकनीक जैसे अच्छे बीज क्या बोलते हैं, हाइब्रिड और कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशक की दवाइयों का उत्पादन जरूरत दी। और कृषि में कृषि के वैज्ञानिक थे, उनका जो से नाम क्या था, हाइब्रिड था। उन्होंने क्या किया था, HIV के द्वारा कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए थे। सिखाए थे कि हम गेहूं और चावल की खेती कैसी अच्छी तरह उगा सकते हैं। ठीक है, जो हाइब्रिड बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता है और इस तरह बीजों का उत्पादन
भविष्य में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फसलें और सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, ऐसे बीज थे ये। कई फसलों में तो इस बीजों के लगभग 4-5 गुना पैदावार बढ़ जाती है। उसके बाद कहता है बच्चों, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सावधानी से के साथ किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि खेती के आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया था। हरित क्रांति लाने के फलस्वरूप उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने लग गया था और जिनकी मिट्टी की उर्वरकता काफ़ी कम हो गई थी। जैसे कि कुओं, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर जाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और भूमिगत जल एक ऐसी पर्यावरणीय संसाधन है जिनका निर्माण कई वर्षों से होता आ रहा है। एक बार समाप्त होने के बाद इनको दोबारा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद क्या है बच्चों, 5वां, श्रम व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है ना। जब जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें हम जो किसान हैं वो श्रमिकों को भी क्या करते हैं, काम देते हैं उसमें खेती पर। उनको काफ़ी ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता भी होती है खेतों पर। छोटे जो किसान होते हैं अपने परिवारों के साथ क्या लग जाते हैं खेतों पर काम करने के लिए, और वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता स्वयं ही करते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं वो खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को किराए पर रखते हैं। नंबर 6 पॉइंट है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। हम पहले खेतों की खेती के आधुनिक तरीकों के लिए हम बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसीलिए किसानों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक पैसे चाहिए होते हैं खेती करने के लिए। तो क्या करते हैं, अधिकांश छोटे जो किसान होते हैं वो पैसे जुटाने के लिए क्या करते हैं, उधार लेते हैं, जमींदारों से, व्यापारों से, साहूकारों से कर्ज लेते हैं और इस प्रकार कर्जों को ब्याज बहुत अधिक लग जाता है किसानों पर। उसे चुकाने के लिए वह क्या करते हैं, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। और जो बड़े मझोले और बड़े किसान छोटे किसानों की अपेक्षा खेती में अधिक बचत होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अतः वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने के लिए सफल हो जाते हैं। इस किसान को होने वाली बचत के विषय में अगले भाग में पता चलेगा। और 7वां पॉइंट क्या है, अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। यह क्या होता है बच्चों, इसी उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग करके अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया और कटाई करने के बाद क्या करते हैं, उत्पादन पूरी तरह हो जाता है। और यह जो एक बड़ा किसान है, मान लीजिए किसानों के उत्पादन में 3 कारकों का प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक बड़ा किसान क्या करता है, तेजपाल सिंह जो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी फसलों को उगाते हैं और काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं। ठीक है, इसमें यही बता रखा है। पालापुर में एक गैर कृषि क्रिया है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया बच्चों कि गैर कृषि क्रिया क्या होती है, जो खेती के अलावा जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्या होती हैं, गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। और जैसे कि पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रियाएं खेती है, लेकिन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जो 75% लोग खेती करते हैं और जो 25% क्या करते हैं वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। ठीक है, इसमें से पहला क्या है, डेयरी क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। और जो लोग खेती नहीं करते वो दुग्ध उत्पादन भी करते हैं। उसमें क्या करते हैं, गाँव भैंसों का दूध निकालते हैं और वहाँ जो बाहर के जो गाँव होते हैं उधर जाकर बेचते हैं। जैसे कि रायगंज में, शाहपुर में जो 2 व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, दुग्ध को क्या करते हैं, बेचते हैं, शहरों में जाकर बेचते हैं। और दूसरा क्या है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण क्या होता है, ये लघु स्तरीय विनिर्माण क्या होता है, इस समय पालमपुर के लगभग 50 जो लोग हैं विनिर्माण कार्यों में लगे होते हैं और शहरों और कस्बों में जाकर क्या करते हैं, फैक्ट्रियों के द्वारा विनिर्माण किया जाता है। वहीं पालमपुर में अत्यधिक सरल उत्पादन विधियों द्वारा छोटे पैमाने पर विनिर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा क्या पॉइंट बच्चों, पालमपुर में के दुकानदार। अब क्या करते हैं, जो गैर कृषि क्रियाएं में दुकानदार भी तो होती हैं, वो क्या करते हैं, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। ठीक है, और पालमपुर में व्यापारी के दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं, शहर जाके क्या करते हैं, थोक बाजार से कुछ वस्तुएं लेके आते हैं और गांव में छोटी दुकान खोल लेते हैं। वहाँ पर क्या क्या बेचते हैं वो, जैसे कि चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन,
टूथपेस्ट, ठीक है, मोमबत्ती, पेंसिल आदि जो आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है उनको बेचते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। ठीक है, पालमपुर एक रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर और तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी चलाने वाले वे लोग। ठीक है, और वे जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। ठीक है, जो गैर कृषि किराए में ये भी कि कार्य होता है ना, ये लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। तो बच्चों, आज हमने पालमपुर गांव की कहानी को पूरा अध्याय हमने पढ़ लिया है। तो अगली बार की वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सो बच्चों, धन्यवाद।